हाय एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। तो अभी रात्रि का 1 बज रहा है और मैं आपके लिए मॉडल सेट जो बिहार बोर्ड ने जारी किया था वो 10 से आगे 20 तक तैयार कर दिया हूँ और ये अब वीडियो लेक्चर मैं बना रहा हूँ। लगभग 1 घंटे की ये लेक्चर होगी। ठीक है दोस्त, ये पार्ट 2 होगा और पार्ट 2 में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 10 से लेकर के 20 तक। तो तुम्हारे लिए मैं देखो कितना मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका धर्म है कि अपने दोस्तों के बीच इन वीडियो को शेयर करें, उन्हें बताएं कि यहाँ इस चैनल पे आकर के जितने सारे पीपीआई क्वेश्चन हैं उन्हें भी करें। क्रैश कोर्स भी चल रही है ऑलरेडी, एसी तक का क्रैश कोर्स हो चुका है। ठीक है, आगे की क्रैश कोर्स हम कल या परसों से फिर अपलोड करना शुरू कर दूंगा, तो आप दोस्तों को ज़रूर बताएं। कुछ बच्चे जो न्यू कल या परसों से यहाँ पे ऐड हुए हो, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस प्रकार आपको किसी ने बताया इस चैनल के बारे में, तो आपका भी धर्म बनता है कम से कम 10 से 15 लोगों को बताना। दोस्त एक बात बताओ, अगर आपको इस चैनल के बारे में कोई नहीं बताता तो क्या आप अपने आप आ पाते? नहीं ना आ पाते। लेकिन आज आप यहाँ आ गए, इस प्लेटफॉर्म पे कैसे आए? किसी ने आपको बताया तब तो आ गए। तो आपका काम क्या है? जिसने आपका हेल्प किया, एक चीज़ बताइए, उसको क्या मिला आपसे? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, मुझे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। तो बस एक थोड़ा सा मेरे ऊपर मेहरबानी करो कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और अपने दोस्तों, कम से कम 10 से 20 दोस्तों को शेयर करो। आपके एग्ज़ाम से पहले कम से कम 1000 सब्सक्राइबर हो जाना चाहिए, इतना कम से कम मेरे लिए भी करो। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ और आपके लिए हर एक क्वेश्चन, अच्छे जो प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे उन सब का डिस्कस यहाँ करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए, मैं फ्री में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। कुछ बच्चे ने ऐड हुआ है, उन्हें भी दिया हूँ। ठीक है, और जो भी बच्चे आ रहे हैं उन सबों को मैं ऑब्जेक्टिव, पीवीआई ऑब्जेक्टिव मेरे द्वारा जो लिखा गया है वो मैं फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, और क्रैश कोर्स जो अभी तक 8 चैप्टर का हो चुका है एसी तक, उन्हें तुम बारी बारी से रेगुलर देखो और उनका पीडीएफ ग्रुप में आ जाओ, या तो व्हाट्सअप ग्रुप पे ऐड हो जाइए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, वीडियो फर्स्ट पार्ट जो इसका है 1 से लेकर 9 तक, उसमें देखो, व्हाट्सअप ग्रुप होगा उससे कनेक्ट हो जाओ, या नहीं तो टेलीग्राम पे जा कर के आप ओशियन फिजिक्स सर्च करो और वहाँ पे ऐड हो जाइए। ठीक है, वहाँ भी मैं पीडीएफ अपलोड कर रहा हूँ एंड व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपलोड कर रहा हूँ। हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, दोनों के लिए मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है। आप टेंशन फ्री रहो, आप इस चैनल पे आ गए, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। बोर्ड एग्ज़ाम में आप 100% नंबर ले पाओगे, क्योंकि क्रैश कोर्स जो भी मैंने अभी तक करवाया उसे कम से कम देखो, उनके पीडीएफ को लो और रिवीजन करते रहो। ठीक है, कोई बुक वुक मत पढ़ो, अब मेहनत करो, जितना मैंने करवाया है उतना कर लो, बहुत हो जाएगा। एग्ज़ाम में हर एक क्वेश्चन तुमसे बनेंगे। चलो, तो अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अपलोड करने में भी काफ़ी परेशानी आती है। क्वेश्चन नंबर 10 में सुनो क्या कह रहा है। आयाम मॉड्यूलेशन को समझाइए। आयाम मॉड्यूलन को कहता है समझाने। पहले मॉड्यूलन क्या होता है या मॉड्यूलेशन क्या होता है, इनको समझो। जब कोई भी मनुष्य बोलता है या हम बोल रहे हैं, ये आवाज़ आपको सुन रहा है, आप सुन रहे होंगे, तो मैं जब बोलता हूँ तो मेरे आवाज़ की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, लगभग 300 हर्ट्ज से लेकर के 3100 हर्ट्ज के बीच। ठीक है, मनुष्य जो बोलता है ना, उनकी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी 300 से 3100 हर्ट्ज होती है, जो कि बहुत लो फ्रीक्वेंसी है। अब ये लो फ्रीक्वेंसी एक जगह से दूसरी जगह, चाहे जैसे मैं यहाँ हूँ और ये सहरसा से आवाज़ कहीं रोहतास, गया, सिवान, पटना या फिर अमेरिका, बहुत दूर कैसे जा पाते हैं, इसको कभी सोचे हो? ये देखो कैसे जाता है। जब हम बोलते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी 300 से 3100 है, लेकिन उसमें हाई फ्रीक्वेंसी की वेव कौन जोड़ता है? मोबाइल या ट्रांसमीटर। ठीक है, तो ये लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल में हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को जोड़ना क्या कहलाती है? मॉड्यूलेशन कहलाती है। तो मॉड्यूलेशन की परिभाषा आप समझ गए कि लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल में हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को क्या करना, हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ऐड करना क्या कहलाती है? मॉड्यूलेशन कहलाती है। मॉड्यूलेशन होते हैं 3 प्रकार के, एक होते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एक होते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एक होता है फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, जिसमें से यहाँ पर आयाम मॉड्यूलेशन पूछा गया। ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को समझिए।
आप कम्युनिकेशन सिस्टम का मेरा वीडियो लेक्चर अपलोड है, उसमें जाके तीनों को समझ लो, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है दोस्त, चलो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है इनको समझिए। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कहा गया कि वह प्रोसेस जिसमें मैसेज सिग्नल, मनुष्य जो कुछ भी बोलता है ना वो होता है मैसेज सिग्नल, समझ गए ना, कौन सिग्नल, लो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को मैसेज सिग्नल कहते हैं। मैसेज सिग्नल में कैरियर वेव सिग्नल, अब पूछोगे कैरियर वेव सिग्नल क्या होता है सर, मैंने कहा ना अभी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है उनको कहते हैं कैरियर वेव सिग्नल। तो लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल में हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल यानी कि मैसेज सिग्नल में कैरियर वेव सिग्नल को अध्यारोपित, अध्यारोपित मतलब क्या हुआ, सुपरपोजिशन यानी जोड़ना, ठीक है, ऐड करके मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट किया जाता है, मतलब बढ़ाया जाता है, उसे ही कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। समझ गए ना, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्लियर है क्या। इंग्लिश में देखो, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस वेयर द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव्स इज मेड प्रोपोर्शनल टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। समझ गए ना, क्लियर है। मैं फिर से समझा दूं, मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, शॉर्टकट एएम लिखा जाता है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का डेफिनेशन सुनो, ऐसा मॉड्यूलेशन जिसमें सिर्फ सिग्नल की एम्पलीट्यूड को इंक्रीज किया जाता है उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्लियर हो गया होगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एंड इनका कुछ फैक्ट को समझो, ध्यान से समझिए। देखो ये है आपका मैसेज सिग्नल, कौन से सिग्नल, मैसेज सिग्नल, जिसको एम और टाइम के साथ ये वैरी कर रहा है, ठीक है, साइनोसॉइडल फंक्शन है ना, टाइम के साथ क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे टाइम है। तो ये कौन सिग्नल है, मैसेज सिग्नल, जिसको कहते हैं लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल। अच्छा, इसको बहुत दूर भेजना है, इस सिग्नल को बहुत दूर भेजना है, इस सिग्नल को बहुत दूर भेजना है, तो इसमें ये जा नहीं सकता क्योंकि ये वीक है, ये क्या है, बहुत कमज़ोर है। तो इसमें हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को, हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल मतलब कैरियर वेव सिग्नल को क्या करो, ये जो दिखता है आपको ऐसे ऐसे जो ज़्यादा जिगजैग हो जाते हैं, इसे बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल, इनको क्या करो, जोड़ दो, जिसे कैरियर वेव सिग्नल भी कहते हैं। सीटी को इसमें क्या करो, अध्यारोपित करो, तब आपको ये सिग्नल प्राप्त होगा, कुछ ऐसा देखो, यही है मॉड्यूलेटेड सिग्नल। कौन सा सिग्नल, मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जिसे मॉड्यूलेटेड सिग्नल, इसमें दोनों सिग्नल जुड़े हुए हैं, कौन कौन, मैसेज सिग्नल प्लस मैसेज सिग्नल को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी कहते हैं। तो मैसेज सिग्नल प्लस कैरियर वेव सिग्नल यानी लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल प्लस हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल बराबर मॉड्यूलेटेड सिग्नल। समझ गए ना, और इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। कौन सा मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो ये फिगर आपको बना के आना है एग्जाम में, ओके। चलो, ये है इक्वेशन, ये है मैसेज सिग्नल का इक्वेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल साइन ओमेगा टी, ओमेगा यहाँ पे हो गया, ओमेगा में एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल। समझ गए, चलिए ये साइनोसॉइडल फंक्शन है, ठीक है दोस्त। अब एक टर्म्स आपको यहाँ से मैं समझाता हूँ, एक टर्म्स यहाँ समझाता हूँ, मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है। जब मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड में कैरियर वेव्स के एम्पलीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो हमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स प्राप्त होती है। क्या कहा मैंने, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल एंड कैरियर एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव सिग्नल, ठीक है। मैसेज सिग्नल के आयाम में कैरियर वेव सिग्नल के आयाम से जब डिवाइड करोगे तो एक कांस्टेंट नंबर प्राप्त होगी, जिसे क्या कहोगे, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, समझ गए ना। चलिए, मेरा कहना होगा कि जो सब्जेक्टिव है उनके इर्द गिर्द में जो इनसे रिलेटेड अप डाउन, ठीक है, बैक फ्रंट क्वेश्चन है, उन्हें पढ़ के जरूर एग्जाम में जाना है आपको, ठीक है। चलो अब समझो,
क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा जा रहा है, विद्युत अनुनाद को समझाएं, एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। अब ध्यान सुनना, एग्जाम में हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की जगह आपको रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी भी पूछ ले। एक ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो ध्यान से, पहले तो आप ये विद्युत अनुनाद को समझो। एसी सर्किट पढ़े हो ना, एसी सर्किट, हाँ एसी सर्किट, प्योर रेसिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, एलआर, सीआर, ये सब सर्किट, एलसीआर, ये सब सर्किट आप पढ़े थे। तो क्या कहा जा रहा है, जब एसी सर्किट के, जब एसी के एलसीआर सर्किट में, कौन सर्किट में, एलसीआर सर्किट में, अरे यार जिसमें इंडक्टर, कैपेसिटर, रसिस्टर लगा हो, ऐसा एसी सर्किट जिसमें इंडक्टर, कैपेसिटर, रसिस्टर लगा हो, उसे कहते हैं एलसीआर सर्किट। तो क्या कहा जा रहा है, जब एसी के एलसीआर सर्किट में रसिस्टेंस की वैल्यू क्या हो, 0 हो जाए, तो इंडक्टेंस, इंडक्टेंस, एल मतलब इंडक्टेंस प्रेरकत्व, तथा सी मतलब कैपेसिटर, कैपेसिटर यानी कैपेसिटेंस का कौन सी, इंडक्टेंस, प्रतिघात। ठीक है, प्रतिघात आपस में इक्वल हो जाती है। प्रतिघात जो है ना, प्रतिघात रिएक्टेंस जो है वो आपस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। और इस स्थिति में धारा का एम्पलीट्यूड इन्फिनाइट हो जाती है। इस स्थिति में धारा का जो है ना वैल्यू क्या हो जाता है, इन्फिनाइट हो जाता है, जिसे कहते हैं विद्युत अनुनाद। अंग्रेजी में इसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। समझ गए ना, क्या कहा मैंने, फिर से सुनिए। जब एसी के एलसीआर सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो जाए, तब क्या होता है, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस आपस में क्या हो जाते हैं, कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। और इस स्थिति में उस सर्किट से करंट की जो एम्पलीट्यूड है वो इन्फिनाइट हो जाता है, और इसी को अपना कहते हैं विद्युत अनुनाद। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। अर्थात मैंने क्या कहा, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होता है तो क्या होता है, रिएक्टिव इंडक्टेंस इक्वल टू कैपेसिटिव इंडक्टेंस हो जाते हैं। दोनों की ये एक्स एल बराबर एक्स सी हो जाते हैं, यानी कि इंडक्टेंस का कौन सी, रिएक्टेंस, और कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। अच्छा, एक्स एल जो आपको दिख रहा होगा, ये एक्स एल की मान पढ़ाया था मैंने, ओमेगा एल होता है। ठीक है, अगर कोई बच्चे को रिएक्टेंस समझ में नहीं आ रही है तो रिएक्टेंस का मैं एक शाब्दिक मीनिंग बता देता हूँ। अरे यार, जो करंट का थोड़ा सा विरोध करे, प्रतिरोध पढ़े थे ना, तो प्रतिरोध के ही गुण तो कौन रखते हैं, रिएक्टेंस है, इम्पेडेंस, प्रतिघात, प्रतिबाधा, प्रतिरोध, ये सब तो एक दूसरे से मिलता जुलता शब्द है। ठीक है, प्रतिघात, प्रतिबाधा, प्रतिरोध, ये सब का ऐसे मतलब ओम होता है। अब इसको एक्स एल है तो ये हो गया प्रेरणित प्रतिघात, ये हुआ धारितीय प्रतिघात हिंदी में। अंग्रेजी में कहेंगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अच्छा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर सूत्र होता है 1 ओमेगा सी, जहाँ ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी बराबर सूत्र पढ़ाया था 2πf। समझ गए ना। चलो, तो क्या यहाँ से ओमेगा काट के यहाँ लाओगे तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, एल को यहाँ भेज दो तो एल सी हो जाएंगे, एंड इस स्क्वायर को काटोगे तो इस पर वर्गमूल चढ़ जाएंगे। एंड अभी मैंने ओमेगा की वैल्यू बताया था 2π फ्रीक्वेंसी, तो 2π यहाँ से कट करेंगे तो ये मिलेगा, ये फ्रीक्वेंसी प्राप्त हुआ। ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितना आया, 1/2π√LC। अब देखो इसे क्या कहते हैं, इसे सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के नाम से जाना जाता है। समझ गए ना, अनुनादी आवृत्ति के नाम से जाना जाता है, और इसे ही अनुनादी परिपथ, समझ गए ना, रिसोनेंट सर्किट के नाम से जाना जाता है। तो आई होप आप ये सारे टर्म्स को समझ गए होंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। इंग्लिश में भी सेम है, तो बार बार क्या बतावे, टाइम ज़्यादा लग रहा है ना। ठीक है, आप समझ लोगे, अच्छे बच्चे हो, मेहनत करो। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ,
क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय EFLS इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डियर स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज से अक्सर निकलकर नेगेटिव चार्ज पर क्या करती है? टर्मिनेट करती है। देखो यहाँ प्लस से निकल रहा है और माइनस पे क्या कर रहा है? टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है। इस फिगर को थोड़ा अच्छे से बना लो, ये से इस प्रकार से, ठीक है। चलो अब इनके प्रॉपर्टीज तुम लोग पढ़े होंगे कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। अगर काटेगा एक दूसरे को तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की दो दो दिशा प्राप्त हो जाएगी। और आपको भी पता है कि किसी टेंजेंट, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर खींची गई टेंजेंट सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन देती है, और यहाँ दो डायरेक्शन प्राप्त होंगे जो संभव नहीं है। अतः इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता, यानी वो बंद लूप नहीं बनाता, ठीक है। क्लियर है क्या? चलो इंग्लिश में भी वही लिखा है, ध्यान से पढ़ लो इन्हें। क्या कह रहा है कि इट इज़ अ हाइपोथेटिकल लाइन, यह एक काल्पनिक रेखा है। दिस लाइन्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। समझ गए? ये हाइपोथेटिकल लाइन्स है जो प्लस से निकलता है और माइनस पे क्या कर जाता है? टर्मिनेट कर जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। दोस्तों ध्यान देना, प्रॉपर्टीज हो सकता है एग्जाम में इनकी प्रॉपर्टी ही पूछ ली जाए, तो इसीलिए आपको वो सब भी टर्म पे भी ध्यान देना है। मैंने कहा ना, जो भी क्वेश्चन तुम पढ़ रहे हो उनके इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के सराउंडिंग में 4 क्वेश्चन होते हैं, एक आगे, एक पीछे, एक ऊपर, एक नीचे। मतलब उनके जो पड़ोसी वड़ोसी है सबको समेट लो। जैसे तुमने विद्युत क्षेत्र रेखा पढ़ा तो उनके गुण पढ़ के रखो, है ना। ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। जैसे यहाँ श्रेणी क्रम समूहन है तो समांतर क्रम समूहन के ज्ञान आपको होना चाहिए। चलो, तो संधारित्र के श्रेणी क्रम समूहन से आप क्या समझते हो? ध्यान देना, ध्यान देना। जब एक कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट हो तो आप इस संयोजन को संधारित्र का श्रेणी क्रम समूहन कहोगे। ओके, अब सुनो, सीरीज में होता है ना, प्रत्येक कैपेसिटर, जितने सारे कैपेसिटर लगते हैं उसमें चार्ज सेम होता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर अलग अलग होता है। वही चीज़ इंग्लिश में यहाँ डिफाइन किया, वैन पॉजिटिव टर्मिनल की जगह प्लेट भी लिख सकते हो। प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव प्लेट ऑफ अनदर कैपेसिटर called series combination of capacitor. In series, each capacitor has same charge but potential difference, PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। सीरीज में अगर देखोगे तो प्रत्येक कैपेसिटर में चार्ज का मान समान होता है किंतु विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होते हैं। अब मैं यहाँ से आपको एक प्रश्न किया हूँ। सबसे पहले एक यहाँ से थ्योरी को समझ लीजिए। ये एक C1 कैपेसिटर है और एक C2 कैपेसिटी वाला कैपेसिटर है। C1 कैपेसिटी वाला एक कैपेसिटर, C2 कैपेसिटी वाला एक कैपेसिटर है। इन दोनों को आपस में क्या किया? सीरीज में कनेक्ट किया। समझ गए ना? सीरीज में कनेक्ट किया। सीरीज में कनेक्ट करने के बाद ध्यान से सुनिएगा, सीरीज में कनेक्ट किया, इसमें चार्ज देखो तो सब जगह क्या है? समान है। चार्ज का मान सब जगह समान है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस इसका V1 होगा और इसका V2 होगा क्योंकि दोनों का टर्मिनल अलग अलग है। दोनों का टर्मिनल अलग अलग है। क्लियर है क्या? अच्छा, तो ये CS बराबर आप पढ़े होंगे, क्या होता है सूत्र? 1/C1, 1/CS बराबर 1/C1 जोड़ 1/C2। जब इसे कैलकुलेट करोगे, फाइंड आउट करोगे तो तुम्हें C इफेक्टिव निकल के आएंगे दो कैपेसिटर का, C1 × C2 बाई C1 + C2। अब इस सूत्र के आधार पर इस न्यूमेरिकल का आंसर आप बताओ कमेंट बॉक्स में। तुम्हारे पास दो कैपेसिटर है, एक 4 माइक्रोफैराड, एक फिर 4 माइक्रोफैराड, ठीक है। ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट इफेक्टिव कैपेसिटी कितना होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एंड गेट को समझाएं, एक्सप्लेन एंड गेट, ठीक है। ध्यान से सुनना, यह बेसिक यानी फंडामेंटल गेट का टाइप्स है। सबसे पहले एंड गेट फंडामेंटल गेट का क्या है? प्रकार है। इसका बुलियन व्यंजक यानी बुलियन एक्सप्रेशन y = a.b होता है। अब सुनो, आप अक्सर भूल जाते होंगे ये सूत्र को, तो इसके सूत्र को याद करने का एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ। लिखना A N
डी मतलब डॉट सोच लेना, डी मतलब ए और बी के बीच डॉट सोच लोगे। देखो एंड लिखना और डी मतलब क्या सोच लेना, डॉट, ए और बी के बीच डॉट, ए और बी के बीच डॉट लगा देना। क्लियर है, ये ट्रिक याद रखना एंड के लिए। एंड एक बात और सुनो, अगर कोई तुमसे इसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पूछे, इनका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पूछे, इसका सिंबल पूछे ना, तो कहना इसका सिंबल डी आकार का होता है। डी से डॉट, सूत्र में डी से डॉट, बुलियन अलजेब्रा इसका डी से डॉट, ए और बी के बीच डॉट, एंड इसकी जो संकेत है वो डी आकार का बनाना। किस आकार का, डी आकार का। और दो को इसको इनपुट देना। क्या को इनपुट, दो इनपुट। इसमें कितने इनपुट होते हैं, दो इनपुट, ए और बी। और ए और बी दोगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, y बराबर ए डॉट बी। और ये रिलेशन कैसा है, पति और पत्नी वाला। ठीक है, मैंने आपको फाउंडेशन बताया था। ठीक है, आपको याद होगा। चलो, क्या क्लियर हो गया ये। चलो, एंड इनका सत्य सारणी देखो। कौन सारणी, सत्य सारणी, ट्रुथ टेबल। मैंने क्या कहा कि एंड गेट पति और पत्नी वाला रिलेशन है। यानी सुनो ध्यान से, पति और पत्नी का मतलब ये हुआ, अगर ये पति है और ये पत्नी है, पति भाग नहीं लिया, जीरो मतलब नहीं लिया, जीरो मतलब सुनो, जीरो मतलब नो और वन मतलब यस। क्लियर है क्या, जीरो मतलब नो, वन मतलब यस। मैंने क्या कहा, एंड मतलब पति और पत्नी वाला रिलेशन, सुनो ध्यान सुनना। यहाँ जीरो मतलब पति नहीं है, फिर जीरो मतलब पत्नी नहीं है। मान लो ये पति है और ये पत्नी है, ये हस्बैंड और ये वाइफ कर दो। ठीक है, ना हस्बैंड है ना वाइफ है, क्या उसके चाइल्ड जन्म लेंगे। ठीक है, कहोगे नहीं, आंसर क्या होगा, नहीं। अच्छा, हस्बैंड है प्रेजेंट, वाइफ नहीं है, क्या उसका चाइल्ड फॉर्मेशन होगा, कहोगे नहीं। चलो, अब हस्बैंड नहीं है, वाइफ प्रेजेंट है, क्या चाइल्ड फॉर्मेशन होगा, कहोगे नहीं। अच्छा, हस्बैंड भी है, वाइफ भी है, क्या चाइल्ड फॉर्मेशन होगा, आपको यस होगा। तो ये है आपको ट्रुथ टेबल किसका, एंड गेट का। तो आपको मस्तिष्क में आज से बैठा लेना है, एंड गेट में ए एन डी, एंड गेट में डी मतलब डॉट, ए और बी हस्बैंड और वाइफ के बीच डॉट, ये फार्मूला होगा रिजल्ट। एंड ये हस्बैंड और वाइफ वाला रिलेशन है, ठीक है। तो उस आधार पे हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन से ये ट्रुथ टेबल तैयार कर लोगे तुम। एंड डी से इसकी सिंबल कैसे होंगे, डी आकार का। किस आकार का, डी आकार का। इसमें कितने इनपुट दोगे, दो गो, हस्बैंड और वाइफ। रिजल्ट तुम्हें बनाना आ जाएगा अब ट्रिक से, y बराबर हस्बैंड डॉट वाइफ। क्लियर हो गया, y बराबर हस्बैंड डॉट वाइफ। चलिए, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो आपने क्या देखा, आपने देखा इफ़ ऑल इनपुट आर वन ओनली देन द आउटपुट इज वन, जीरो अदरवाइज। ठीक है, अगर ऑल इनपुट देखो ना, अगर दोनों इनपुट वन था तब ना रिजल्ट वन आया। अदरवाइज क्या आता है आंसर, जीरो। अदरवाइज आंसर क्या आता है, जीरो। ध्यान से सुनो, देखो अगर दोनों इनपुट वन वन था तब ना आंसर वन हुआ, अदरवाइज में आंसर क्या हुआ, सब जगह जीरो हुआ। तो यही तो मैंने लिखा, इफ़ ऑल इनपुट आर वन, अगर सभी इनपुट वन है तो ओनली देन द आउटपुट तुम्हें सिर्फ वन मिला। अगर सब इनपुट वन था, ये भी वन था, ये भी वन था, हस्बैंड भी प्रेजेंट थी, वाइफ भी प्रेजेंट थी, तो क्या चाइल्ड फॉर्मेशन हुआ, यस, वन मतलब यस। बट अदरवाइज सब जगह तुम देखो कोई एक एब्सेंट है या दोनों एब्सेंट है तो आंसर जीरो हो रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15, माध्यम की चुंबकशीलता को समझाएं, या एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है माध्यम की पारगम्यता को समझाएं। अंग्रेजी में क्या है, एक्सप्लेन परमिबिलिटी ऑफ मीडियम। परमिबिलिटी ऑफ मीडियम से पहले परमिटिविटी ऑफ मीडियम के बारे में चर्चा करूँ मैं। देखो बेटा, आपको पता होगा
कि एप्सिलॉन नॉट जिसको आप कहते हो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम डॉट रिलेटिव परमिटिविटी जब करते हैं तो आपको मिलता है मीडियम की परमिटिविटी। ये मिला था क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और यहाँ से रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू सूत्र आ गया परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ कौन सी फ्री स्पेस यानी वैक्यूम। ये सूत्र आता था। क्या इसी आधार पर हम इससे डिफाइन कर सकते हैं? यस, क्यों नहीं आप इसे म्यू नॉट और म्यू आर यानी कि निर्वात के पारगम्यता यानी चुंबकशीलता तथा माध्यम के आपेक्षिक चुंबकशीलता को गुना करोगे तो माध्यम का प्राप्त होगा चुंबकशीलता। समझ गए ना। इंग्लिश में इसको कैसे कहोगे कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव म्यू आर मतलब रिलेटिव परमिटिविटी के गुणनफल को क्या कहते हैं? गुणनफल को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, सॉरी परमिटिविटी ना, परमिबिलिटी ऑफ मीडियम, परमिबिलिटी ऑफ मीडियम। चलो डियर फ्रेंड्स, तो इंग्लिश में क्या है ना, द मल्टीपल ऑफ म्यू नॉट, म्यू नॉट बोले इसका मतलब परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस यानी वैक्यूम एंड यहाँ म्यू आर दे दो, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्त। चलो इसको क्या कहोगे? रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ मीडियम। ये क्या है? परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम एंड परमिबिलिटी ऑफ रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ मीडियम के मल्टीपल को क्या कहते हैं? परमिबिलिटी ऑफ मीडियम कहते हैं। यानी म्यू नॉट और म्यू आर के गुणनफल को म्यू कहा जाता है। तो आंसर क्लियर है क्या? चलिए यहाँ से एक टर्म्स मैं बताना चाहूँगा, ध्यान दो। एक फार्मूला सिद्ध किए होंगे आप लाप्लास लॉ में यानी बायो-सेवर्ट लॉ में, डी बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप म्यू नॉट का ऐसा ही मात्रक भी निकाल सकते हैं। और म्यू नॉट का ऐसा ही मात्रक आप याद रखना हेनरी अपॉन मीटर, हेनरी अपॉन मीटर। एंड डायमेंशन अगर आपको चाहिए तो इसको कट करिए, इधर भेज दीजिए, तो इधर आके आर स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा? आई इंटू डी एल। साइन का तो कुछ होता नहीं है। और यहाँ पर आप सब कुछ पुट कर दीजिए, डायमेंशन आपको म्यू नॉट की डायमेंशन निकल के आ जाएंगे। लगभग म्यू नॉट का डायमेंशन आपको आएगा एम एल टी टू द पावर -2 आई टू द पावर -1। आप करके देखिए, आपको इतना आएगा। ठीक है, क्योंकि म्यू नॉट की डायमेंशन भी पूछ ली जाती है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 पे, प्राथमिक इंद्रधनुष को समझाएं। प्राथमिक इंद्रधनुष को कहता है समझाएं। एक्सप्लेन प्राइमरी रेनबो। ध्यान से सुनना। जब वर्षा के बूंद पर आपतित होने वाले सनलाइट का 2 बार क्या होता है? अपवर्तन। सुनना ध्यान से। वर्षा के बूंद पे प्रकाश की किरण का अगर 2 बार अपवर्तन हो और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, TIR का फुल फॉर्म टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, तो 1 डिग्री रेनबो अर्थात प्राइमरी रेनबो का निर्माण होता है। ये याद कर लो। अब चलो सेकेंडरी रेनबो के बारे में भी मैं बता देता हूँ। जब वर्षा के बूंद पर सनलाइट का 2 बार अपवर्तन, क्या बार अपवर्तन? 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या बार? 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो सेकेंडरी रेनबो बनती है। और ध्यान से सुनिए, रेनबो बनती जो है वो अपवर्तन, 2 बार अपवर्तन आ गया यहाँ पे, 1 बार TIR हुआ तो ये प्राइमरी बना, 2 बार अपवर्तन 2 बार पूर्णांतरिक परावर्तन होगा तो सेकेंडरी बनेगा। और एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इन सब घटनाओं के बाद वर्ण विक्षेपण भी होती है। इन सब घटनाओं के बाद वर्ण विक्षेपण भी होती है। समझ गए ना? चलिए
तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी का बात था। प्राइमरी में एक तथ्य याद रखना, इस रेनबो में रेड रंग बाहर रहता है और बैगनी अंदर रहती है। समझ गए ना, इंग्लिश में भी वही सब कुछ लिखा हुआ है, तो बताने की इसमें उतना ज़रूरत नहीं है। अब सुनो, एक फिगर एक बार मैं आपको समझा दूँ। फिगर एक बार समझिए, ये देखो, ये लाइट सन से आया, ये ब्लैक लाइट है। कैसा लाइट है? ब्लैक। ये ब्लैक लाइट, वाइट लाइट, सॉरी, सनलाइट तो वाइट होते हैं। वाइट लाइट आया। कौन सा लाइट आया? वाइट लाइट। अब ये वाइट लाइट टकराया यहाँ पे। वाइट लाइट कितने रंग से मिल के बने होते हैं? 7 रंग से, रोज़बी 4 से। तो यहाँ पे जो टकराता है तो इसमें से वर्ण विक्षेपण होता है। पहले यहाँ पे अपवर्तन भी होता है, यहाँ पे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया तो अपवर्तन भी हुआ और वर्ण विक्षेपण भी होता है। ये रेड कलर गया एंड ये आपको ब्लैक गया, ब्लैक नहीं, अरे यार वायलेट, सॉरी वायलेट गया। तो ये ब्लैक, ये वायलेट कलर कुछ ऐसे डेविएट हुआ और ये चले आए ऐसे, एंड रेड कुछ ऐसा गया, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये रेड है। एंड इसी प्रकार यहाँ पे फिर वाइट लाइट जाता है, इधर से वाइट लाइट गई ये, और यहाँ टकराया, रेड वाला लाइट इधर गया, फिर ऐसे करके निकल गए, एंड ये वायलेट कुछ ऐसा आया। समझ गए ना? और ये दोनों यहाँ मिल गए तो यहाँ ऑब्जर्वर को दिखता है, यहाँ पे ऑब्जर्वर को रेनबो दिखता है यहाँ से यहाँ। और कितने डिग्री पे देखते हैं? वो 40 डिग्री पर, यहाँ से धरातल से, एंड 40 डिग्री पर उसे बैगनी दिखता है और 42 डिग्री पे रेड दिखता है। यानी सबसे ऊपर कौन दिखता होगा? रेड, और सबसे नीचे वायलेट। तो यही है आपका प्राइमरी रेनबो स्पेक्ट्रम, प्राइमरी रेनबो स्पेक्ट्रम। समझ गए ना? अच्छा, अगर यहाँ पे लाइट का 2 बार पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाए, जैसे यहाँ टकराया, यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से पुनः यहाँ आ जाए, तो 2 बार पूर्णांतरिक परावर्तन होने से क्या बनेगा? सेकेंडरी रेनबो। और इस स्थिति में वायलेट चले जाएंगे ऊपर और रेड आ जाएंगे नीचे। समझ गए ना? लेकिन सेकेंडरी बहुत कम ही रेनबो बनते हैं। अक्सर कौन रेनबो बनता है? प्राइमरी। 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण बनता है ये। चलिए आ जाइए नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन पे। बोर सिद्धांत की 2 कमियां को लिखें, मतलब एरर। बोर सिद्धांत के 2 दोष को कहता लिखने। राइट टू इफेक्ट डिफेक्ट ऑफ बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल के 2 कमी, जो दोष जो है, डिफेक्ट, उसको कहता लिखने। तो पहला दोष ये था कि बोर्स मॉडल जो है एकल इलेक्ट्रॉन वाले एटम, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, एक परमाणविक तत्व जो था, उनके स्पेक्ट्रम को सत्य व्याख्या किया। यहाँ एक चीज़ छूट गया, स्पेक्ट्रम लिख लीजिए। एकल इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के स्पेक्ट्रम का सत्य के लिए सत्य है, ठीक है, स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में सत्य है। अन्य कॉम्प्लेक्स एटम की जो स्पेक्ट्रम था, उनका व्याख्या बोर्स मॉडल नहीं कर पाया। ध्यान सुनना, हाइड्रोजन एटम की स्पेक्ट्रम का व्याख्या कर दिया बोर्स मॉडल। हाइड्रोजन एटम, एक परमाणुक तत्व वाले जितने सारे एटम के स्पेक्ट्रम थे, उनका व्याख्या किया, किंतु जो कॉम्प्लेक्स एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट थे, उनके स्पेक्ट्रम का 100% बोर्स मॉडल व्याख्या नहीं कर पाया था। क्या ये 2 दोष था? समझ गया ना? बोर्स मॉडल या थ्योरी कुड नॉट अकाउंट फॉर द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम मोर कॉम्प्लेक्स देन हाइड्रोजन। ओके, चलिए दूसरा डिफेक्ट समझिए। दूसरा दोष क्या था? जीमैन इफेक्ट को बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर व्याख्या नहीं किया जा सकता। जीमैन इफेक्ट का बोर्स मॉडल 100% व्याख्या नहीं किया, ठीक है। इट डज नॉट एक्सप्लेन जीमैन इफेक्ट। हमारा बोर्स मॉडल जीमैन प्रभाव का सत्य व्याख्या नहीं कर पाया, ये भी दोष था। एंड तीसरा दोष, कहा तो 2 ही दोष लिखने, लेकिन 3 मैं इसीलिए बता देता हूँ कि हो सके आपको जो अच्छा लगे वो 2 याद कर लो।
स्पेक्ट्रम में रेखाओं की तीव्रता जो थी, इंटेंसिटी, क्योंकि साइंटिस्टों ने, जैसे बामर थे, पास्चन थे, फुंड थे, ब्रैकेट थे, ये सभी साइंटिस्ट ने देखा कि जब कभी भी स्पेक्ट्रल लाइन बनते हैं, कहीं एलिमेंट के कारण स्पेक्ट्रा तैयार होता है, तो वहाँ बहुत सारे पतले पतले अदृश्य तथा दृश्य स्पेक्ट्रमी लाइंस है, जिसकी इंटेंसिटी घटती बढ़ती रहती है। बोर्स मॉडल उस इंटेंसिटी के बारे में कुछ भी व्याख्या नहीं किया। समझ गए? स्पेक्ट्रमी लाइंस जो थे उनके इंटेंसिटी के बारे में बोर्स मॉडल कुछ भी व्याख्या नहीं कर पाए। मैंने ये समझाने में असमर्थ रहा। कुछ परमाणु जैसे सोडियम आदि दो स्पेक्ट्रम रेखा दिखाई देती है, इसकी व्याख्या बोर्स मॉडल द्वारा नहीं हो पाया। समझ गए ना? क्लियर है क्या? चलिए, वही बात यहाँ, इट डज नॉट एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वेरिएशन इज इंटेंसिटी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ द एलिमेंट। ये सब दोस्त है बोर्स मॉडल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। अच्छा क्वेश्चन है, नमन कोण से आप क्या समझते हो? सुनना ध्यान से, नमन कोण से आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ऑफ डीप? एंगल ऑफ डीप, नमन या नति कोण, यही है नमन या नति कोण। ठीक है, सुनो ध्यान से, एंगल ऑफ डीप, और इसे ही कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, रिप्रेजेंट करते हैं डेल से। किससे? डेल से। द एंगल मेड बाय द अर्थ नेट मैग्नेटिक फील्ड, पृथ्वी के नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है, अर्थ के किसी स्थान पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है, उसके साथ विथ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डीप। पृथ्वी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ, पृथ्वी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ पृथ्वी का नेट मैग्नेटिक फील्ड जो एंगल बनाती है, उसी को कहते हैं अपना लोग एंगल ऑफ डीप। एंगल ऑफ डीप, समझ गए ना? किसी भी स्थान पर अर्थ के जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो क्षैतिज घटक, पृथ्वी के कौन घटक? क्षैतिज घटक के मध्य बने कोण को क्या कहते हैं? नति कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? नति कोण। अब सुनो ध्यान से, अगर ये पृथ्वी है, अगर ये पृथ्वी है, अगर ये पृथ्वी है, तो यहाँ पर ये है नेट, ये है एक मिनट, अगर ये अर्थ है तो इसका इधर होता है एक कंपोनेंट नेट वाला, बी नेट अर्थ का। ठीक है, इसका दो कंपोनेंट तोड़ा जा सकता है, एक ये हॉरिजॉन्टल यानी मैग्नेटिक फील्ड किधर? एच, हॉरिजॉन्टल तोड़ दो, और एक टूटेगा इधर मैग्नेटिक फील्ड किधर? वर्टिकल में। ठीक है, ये कंपोनेंट तोड़ोगे इधर, तो यही एंगल जो बन रहा है नेट और हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डीप। समझ गए ना? इंक्लिनेशन। अब सुनना, ये कंपोनेंट अगर ये नेट को तोड़ोगे तो बी भी में क्या बनेगा? बी साइन डेल्टा, एंड इधर क्या बनेगा? बी कॉस डेल्टा, क्योंकि इस नेट के दो घटक टूटेंगे। ठीक है, बेस में टूटेंगे कॉस थीटा, एंड परपेंडिकुलर टूटेगा साइन थीटा। तोड़ दिए, एंड टेन डेल्टा इक्वल टू क्या होगा? बी भी बाई बी एच। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा था ना, टेन बराबर तुम क्या लिख सकते हो? साइन डेल बाई कॉस डेल इक्वल टू बी भी बाई बी एच। और क्या आप बी एच को क्रॉसपोंड यहाँ कर सकते हो? तो क्या यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा था? आप कहोगे यस। ठीक है, देखो वही सब कुछ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा है, वही सब कुछ एक्सप्लेन किया है, क्या आपके एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया था? आप तो ये याद करके जाओगे, लेकिन देखो ये पूछ दिया। हो सकता है एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं ना, तो इसे एक्सप्लेन कर दिया हूँ मैं बारी बारी से। देखो ना, ये है आपको मैग्नेट के अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये है वर्टिकल कंपोनेंट, और ये है नेट मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का। इसी का दो कंपोनेंट है, इधर बेस में बी कॉस थीटा, और इधर परपेंडिकुलर बी साइन थीटा। नहीं, ये है डेल्टा, क्योंकि मैंने डेल्टा सूचित किया है। समझ गया ना? और यहाँ पे मैंने बारी बारी से क्या किया? एक्सप्लेन कर दिया है। एक चीज़ याद रखना, एंगल ऑफ डीप 90 डिग्री यानी मैक्सिमम होता है कहाँ पर? पोल पर। ध्रुव पर नति कोण का मान क्या डिग्री?
90 डिग्री। ध्रुव पर नति कोण का मान 90 डिग्री। ध्रुव पर, पृथ्वी के ध्रुव पर नति कोण का मान 90 डिग्री सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। निकट दृष्टि दोष से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट मायोपिया? ठीक है, मायोपिया अ कंडीशन इन विच क्लोज ऑब्जेक्ट अपेयर क्लियरली बट फॉर वंस डोंट नॉन एज मायोपिया। ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखें किंतु दूर स्थित वस्तु स्पष्ट नहीं दिखता है। ठीक है, स्पष्ट नहीं दिखता है, मायोपिया कहलाती है। देखो कितना अच्छा है। निकट दृष्टि जब भी बोले समझ आना निकट का इसको दिखता होगा। निकट दृष्टि दोष बोले और कहना ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखता है किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखता है, उसे मायोपिया कहते हैं। और कारण क्या है मायोपिया का? पुतली, आँख की जो पुतली है या कॉर्निया का क्या हो जाना, बढ़ जाना, इस दोष को जन्म देती है, इस दोष को जन्म देती है। क्लियर है? दृष्टि दोष किसे कहते हैं? किसी कारणवश नेत्र के रेटिना पर इमेज नहीं बनने की घटना को या नहीं बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। और इसको बांटा गया 4 भाग में, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता और बिंदुकता, ये सब उनके टाइप्स थे। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताओ, निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए कौन सा लेंस लगाओगे? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, उनके उपचार के लिए कौन सा लेंस का चश्मा पहनना चाहिए? किस लेंस का यूज होता है? आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 कहा जा रहा है फैक्स से आप क्या समझते हैं? फैक्स से आप क्या समझते हैं? फैक्स का फुल फॉर्म होता है दोस्त फॉर अवे जीरोक्स। फॉर अवे जीरोक्स। फैक्स इज फुल फॉर्म फॉर अवे जीरोक्स एंड अदर नेम इनका है फैक्सिमाइल टेलीग्राफ। इसका अदर नाम है फैक्सिमाइल टेलीग्राफ। यहाँ टेलीग्राफ छूट गया, यहाँ टेलीग्राफ लिख लेना, फैक्सिमाइल टेलीग्राफ। इसे ही टेलीफैक्स के नाम से भी जाना जाता है, इसे ही टेलीफैक्स भी कहते हैं। क्लियर है क्या? ऐसी युक्ति जिसकी हेल्प से तुम डॉक्यूमेंट को, किसी भी नोट्स को, जैसे ये नोट्स हैं और मैं तुम्हें फैक्स भी कर सकता हूँ, कोई इंस्ट्रूमेंट एक है, एक युक्ति है जिसकी हेल्प से, आज तो फैक्स का यूज नहीं होता, ज़्यादा ईमेल का यूज हो रहा है, व्हाट्सएप का यूज हो रहा है, लेकिन आज से मैं 10 वर्ष 5 वर्ष पहले बात करूं तो फैक्स ज़्यादा प्रचलित था, किसी भी डॉक्यूमेंट को एक जगह से दूसरी जगह क्या करने के लिए, सेंड करने के लिए, भेजने के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हूँ मैं कि ऐसी युक्ति जिसकी हेल्प से तुम किसी भी डॉक्यूमेंट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस क्या कर सकते हो, ट्रांसमिट कर सकते हो, भेज सकते हो, उसे कहते हैं फैक्स। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप हर एक क्वेश्चन को ज़रूर रिवीजन यहाँ से करोगे। तो अब नेक्स्ट पार्ट 3 में हम बात करेंगे जितने सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं उन सभी लॉन्ग क्वेश्चन का। ठीक है, तो आज बस यहीं तक। थैंक यू, और नेक्स्ट डे हम लेक्चर नंबर 3 में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, राधे राधे। ओके।